विदाउट दिस पर्टिकुलर पावर, राइट। तो मतलब कि एक पुरुष की कोई मतलब शक्ति नहीं है अगर उसके पीछे महिला नहीं है। तो वाक अम्बरिनी कहती हैं कि आई एम द वन हु मेक अ वॉरियर वॉरियर। मैं ही वो शक्ति हूँ जो एक योद्धा को योद्धा बनाती है। मैं ही वो शक्ति हूँ जो एक ऋषि को ऋषि और एक ब्राह्मण को ब्राह्मण बनाती है। हमने इतनी कोशिश करी कि किसी प्रकार से जो फीमेल एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया जाए, और कहाँ ऋग्वेदिक टाइम्स में ये राइट टू एजुकेशन इज अवेलेबल विदाउट एनी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। पढ़ाई को, नॉलेज को डेडिकेट कर सकती हैं और समाज की तरफ से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यू वांट टू बी अ फीमेल स्कॉलर, यू कैन बी अ फीमेल स्कॉलर। चाइल्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट वो समय पे नहीं होता था। इनफैक्ट ये कहा जाता था कि अगर आपको एक अच्छा वर चाहिए तो आप पहले पढ़ाई करें, आप पहले शिक्षित हों। और शिक्षा जो सुप्रीम शिक्षा अवेलेबल है वेदों की, वो भी यज्ञवल्क्य जी को तो ब्रह्म ज्ञान था, परंतु वो व्यक्ति कौन था जिसने उनको बैकफुट पे किया। नमस्कार। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ ऋग्वेदिक सोसाइटी के ऊपर कि उसके अंदर जो महिलाएं हैं उनका क्या स्टेटस होता था। आज के टाइम पर हम बोलते हैं कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल सोसाइटी है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रही है, पर आप जान के हैरान होंगे कि ऋग्वेदिक सोसाइटी में महिलाओं को जो स्थान दिया गया था वो बिल्कुल अगर कोई पढ़ेगा तो बिल्कुल अचंभित रह जाएगा। तो अगर हम शुरुआत करते हैं तो ऋग्वेदिक सोसाइटी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भगवान है, क्योंकि जो वेद हैं उनको बोला जाता है श्रुति, मतलब एक ऐसा परम सत्य है जिसको सुना गया और ऋषियों द्वारा जो है वेदों में लिखा गया, या उनका उच्चारण के थ्रू उसका मतलब प्रोपगेशन हुआ, बाद में उसको लिखा गया ऋषियों द्वारा। पर आप हैरान होंगे कि ऋग्वेद में सिर्फ ऋषियों ने ही नहीं लिखा है, बल्कि 1028 हिम्न में से 30 हिम्न ऐसे हैं जो कि ऋषिकाओं ने लिखे हैं। आगे चलेंगे तो ऋषिकाओं की भी बात करेंगे। हाँ जी, ऐसी महिलाएं जिनको परम सत्य ब्राह्मण का ज्ञान है और उनके पास ऑथरशिप है ऋग्वेद के अंदर। खैर, शुरू करते हैं भगवान से। तो पौराणिक समय में ये देखा गया कि थोड़े पुरुष जो फॉर्म में जो भगवान है उनको ज्यादा महत्व दिया गया, परंतु ऋग्वेदिक काल में ऐसा नहीं है। ऋग्वेदिक काल में एज अ इंडिपेंडेंट सुप्रीम अथॉरिटी गॉडेसेस हैं, देवियां हैं। उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एक कॉमन नाम आपने सुना होगा आज के समय पे भी है, अदिति। ठीक, तो एक अदिति है, ठीक है, सुप्रीम गॉडेस है वो, उनके बारे में बात करेंगे। फिर दूसरा उदाहरण जो है एक इंडिपेंडेंट सुप्रीम देवी का, वो आ जाता है उषा का। उषा मतलब वो भी आज के टाइम पे कॉमन नाम है, भोर है ना, या फिर प्रभात की प्रकार से आप उसको सोच सकते हैं, वो भी एक सिनोनिम है, हालांकि प्रभात थोड़ा सा मेल हो जाता है उसमें। डॉन, DAWN, डॉन। और फिर एक मिक्सचर है, एक ऐसी ऋषिका जो इस प्रकार से बात करती है ऋग्वेद के अंदर जैसे वो खुद ही भगवान है। हाँ जी, आपने सुना होगा अहम ब्रह्मस्मि, ठीक है, और ये है वाक अम्बरिनी। तो चलिए शुरू करते हैं देवियों के साथ। और सबसे पहले देवी उषा, क्योंकि हमारा दिन भी उषा के साथ शुरू होता है, डॉन के साथ शुरू होता है। तो उषा जो है वो एक सिंबल है अवेकनिंग का, वो एक सिंबल है अवेकनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस का। मतलब कि जो एक चीज जो मनुष्य को एक जानवर से भिन्न करती है, ठीक है, उसकी कॉन्शियसनेस, उसका प्रतीक है उषा। और जिस तरीके से ऋग्वेद में वर्णन है उषा का, तो उषा की सुंदरता का जिस प्रकार से वर्णन है, तो हमें यह पता चलता है कि वो उस समय पे इस प्रकार का समाज था कि महिलाओं की सुंदरता को एक गलत नजर से नहीं देखा जाता था। ऐसा वैल्यू सिस्टम था समाज के अंदर कि पुरुष जो है वो इस प्रकार के वैल्यू सिस्टम से निकले हुए होते थे कि उसमें एक रिस्पेक्ट की भावना, ठीक है। इसी प्रकार से आगे इंडिपेंडेंस, एक सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस है उषा। जैसे विवरण किया गया है कि किस प्रकार से वो खुद अपना रथ चला रही हैं, खुद अपना चैरिट चला रही हैं, ठीक है। तो ऋग्वेदिक विमेन आर सिंबल ऑफ फ्रीडम। और फ्रीडम की अगर बात करें तो अगली गॉडेस की तरफ अगर हम आए तो उनका नाम है अदिति। अदिति का मतलब लिमिटलेस, इन्फिनिटी। मतलब सोचो एक ऐसा समाज जिसने कोई भी बाध्यता नहीं रखी, जिसने कोई भी महिलाओं के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं रखी। अगर उन्हें इंटेलेक्चुअल परसूट करना है तो वो कर सकती हैं। अगर उन्हें समाज में किसी भी दिशा में
आगे बढ़ना है तो वो कर सकती हैं। जी हाँ, ऋग्वेद वैसा समाज नहीं था जहाँ पे जो है राइट टू एजुकेशन ना हो। राइट टू एजुकेशन था महिलाओं के पास, वो सेक्रेड नॉलेज को पढ़ सकती थी, वो वेदों को पढ़ सकती थी, और वो खुद जो है एक सेज बन सकती थी, जैसे ऋषिका हुई, या फिर एक अल्टीमेट नॉलेजेबल पर्सन जिसको हम कह सकते हैं ब्रह्मवादिनी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। खैर, तो खैर वापस आते हैं अदिति पे। तो जैसा मैंने बताया कि अदिति का मतलब इन्फिनिटी, जिसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, एक सिंबल ऑफ फ्रीडम। तो आज के टाइम पे हम जैसे पॉलिटी पढ़ते हैं, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो आप देखिए उस समय पे तो वो हमारी भगवान है, और वो किसी मेल गॉड की सब्जर्वेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। तो अदिति देवी के बारे में कहा गया है ऋग्वेद के भीतर कि वे माता हैं आदित्याज की। आदित्याज मतलब एक सोलर डाइटीज के फॉर्म में, मतलब ऐसे देव जो कहीं ना कहीं सूर्य से जो है जुड़े हुए हैं। और बल्कि अदिति को एक तरीके से माना गया है कि वे खुद ही में कॉस्मिक ऑर्डर हैं, खुद ही में वो रीत है, खुद ही में वो जो है एक तरीके से सब कुछ है। इकलौती ऐसी मतलब देवी हैं जिनको पिता भी कहा गया है, जिनको माता भी कहा गया है, जिनको पुत्र भी कहा गया है। मतलब ये एक इस प्रकार का एक मोनिस्टिक थॉट है कि जेंडर कुछ नहीं है, जो है वो सब आत्मा है, और वो सब कुछ जो है अदिति है। इस प्रकार का जो एक रिस्पेक्ट लेवल जो है हमें ऋग्वेद में मिलता है। अगर आगे चलें तो एक आगे बड़ा शानदार एग्जाम्पल है, वो है एक ऋषिका का, जो कि जिनका नाम है वाक अम्बरिनी। तो वाक अम्बरिनी एक ऋषिका है, परंतु जिस प्रकार से वो लिखती हैं, वो ऐसे नहीं लिख रही कि जैसे वो भगवान से वार्तालाप कर रही हैं, ईश्वर से वार्तालाप कर रही हैं। वो इस प्रकार से लिखती हैं जैसे अहम ब्रह्मस्मि, जैसे वो खुद ही में जो है भगवान है। वो कहती हैं कि मैं मूल शक्ति हूँ इंद्र के पीछे, मैं मूल शक्ति हूँ वरुण के पीछे, मैं मूल शक्ति हूँ अग्नि के पीछे। तो जो हमारे भारत समाज में जो हिंदुइज्म है, उसका उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है शक्ति। तो उसका विवरण ये कर रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है अहम ब्रह्मस्मि, मतलब आत्मा और ब्रह्मांड एक ही है, उसका कॉन्सेप्ट आता है यहाँ से। तो कितनी शानदार बात है, कितनी प्रफुल्लित होने वाली बात है। मतलब इट्स अमेजिंग टू लर्न अबाउट दीज थिंग्स फॉर एनी स्टूडेंट। तो आपको ये सब चीज़ें मतलब पढ़ोगे, आपको इंटरेस्टिंग है, मतलब ऋग्वेद वगैरह ये सब चीज़ें ऐसे बोरिंग नहीं होंगी। आप अगर करंट अफेयर्स से थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ें तो आपको बहुत अमेजिंग सा लग सकता है। और जो मूल शब्द है वाक, वाक अम्बरनी, उसमें वाक क्या है? स्पीच। ठीक है, तो जो वाक पटुता हम बोलते हैं, तो स्पीच को, उच्चारण को, आप जो अपने ख्यालात हैं उनको जो आप शब्द देते हैं, ठीक है, तो शब्दों को कहीं ना कहीं, और शब्द कहाँ है? लिटरेचर में है। और हम जानते हैं कि अगर लिटरेचर नहीं है तो इसका मतलब फिर एक प्रकार से वेद भी नहीं है, क्योंकि वेदों का जो प्राइमरी जो एक डोमेन हम मानते हैं वो तो वैदिक लिटरेचर ही मानते हैं ना। और वहीं पे जो वाक अम्बरिनी है वो कह रही है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही वो मूल शक्ति हूँ। तो ये बहुत ही शानदार इसमें एक बात है। और यहाँ तक है वाक अम्बरिनी के बारे में कि अ मैन इज इनर्ट विदाउट दी विदाउट दिस पर्टिकुलर पावर, राइट। तो मतलब कि एक पुरुष की कोई मतलब शक्ति नहीं है अगर उसके पीछे महिला नहीं है। तो वाक अम्बरिनी कहती हैं कि आई एम दी वन हु मेक अ वॉरियर वॉरियर, मैं ही वो शक्ति हूं जो एक योद्धा को योद्धा बनाती है, मैं ही वो शक्ति हूं जो एक ऋषि को ऋषि और एक ब्राह्मण को ब्राह्मण बनाती है। ठीक है, तो जैसे वो आजकल हम इंग्लिश में कहते हैं तो ना, बिहाइंड सक्सेस ऑफ एवरी मैन देयर इज अ वुमन, देयर इज अ लेडी, है ना। तो इस प्रकार से, तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे एक चाइल्ड स्टेज से। अगर हम शुरू करें तो जैसा कि हम बात कर रहे थे शुरुआत में, राइट टू एजुकेशन होता था। हाँ जी, एक जो सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी होती थी जिसको उपनयन हम कहते हैं, तो वो सिर्फ जो है लड़कों के लिए नहीं थी, वो जो है लड़कियों के लिए भी थी। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ तक कहा गया है कि अगर किसी भी युवती को अगर कोई अच्छा वर चाहिए तो उसको जो है उपनयन करने के उपरांत उसको वेदों की पढ़ाई करनी चाहिए। If you want a good husband, you should be an educated person.
इसका मतलब एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, एजुकेशन माने कि नॉलेज को रिजर्व नहीं रखा गया था पुरुषों के लिए, इट वॉज इक्वली अवेलेबल टू मेन एज वेल एज वुमेन, टू बॉयज एज वेल एज गर्ल्स। ठीक है, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। देखिए किस तरीके से आज़ादी के बाद, ठीक है, हमने इतनी कोशिश करी कि किसी प्रकार से जो फीमेल एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया जाए, और कहाँ ऋग्वेदिक टाइम्स में ये राइट टू एजुकेशन इज अवेलेबल विदाउट एनी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो एक नॉर्मल अगर कोई युवती है तो या बच्ची है तो शुरुआत में उपनयन, और उपनयन करने के बाद मतलब आप हो गए ट्वाइस बॉर्न। ट्वाइस बॉर्न मतलब द्विजव, मतलब एक आप एक बस शरीर से आप एक कल्चरल एंटिटी भी बन गए। ठीक है, जब बच्ची 15-16 साल की होगी, हाँ जी, चाइल्ड मैरिज उस समय पे नहीं होती थी, जब बच्ची 15-16 साल की होगी तब उसको गर्भधान सेरेमनी के तहत, मतलब जब प्यूबर्टी रीच कर जाए उसी के बाद विवाह होगा, और उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम में चली जाएगी। तो ये जो है कि चाइल्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट वो उस समय पे नहीं होता था। इनफैक्ट ये कहा जाता था कि अगर आपको एक अच्छा वर चाहिए तो आप पहले पढ़ाई करें, आप पहले शिक्षित हों, और शिक्षा जो सुप्रीम शिक्षा अवेलेबल है वेदों की वो भी अवेलेबल होती थी। ठीक है, तो ये एक हुआ एक नॉर्मल जो है एक लाइफ साइकिल में। पर एक और श्रेणी होती थी, और दूसरी श्रेणी होती थी, अच्छा ये जो पहली श्रेणी होती थी इसको बोला जाता था सद्योदवाहा, हाँ, और दूसरी श्रेणी जो मैं बता रहा हूं वो है ब्रह्मवादिनी। ब्रह्मवादिनी ऐसी युवती हैं जो कि अपनी सारी जिंदगी पढ़ाई को, नॉलेज को डेडिकेट कर सकती हैं, और समाज की तरफ से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यू वांट टू बी अ फीमेल स्कॉलर, यू कैन बी अ फीमेल स्कॉलर। यू वांट टू बी अ पीएचडी फॉर होल लाइफ, यू वांट टू परस्यू फिलोसफी, आपको फिलोसफी, आपको जो है किसी प्रकार का ज्ञान अर्जित करना है, आप अर्जित कर सकती हैं, आप एक ब्रह्मवादिनी हैं। ठीक है, तो देयरफॉर मतलब ये बहुत ही अमेजिंग है। आज के टाइम पे तो अगर कोई युवती कहे कि मैं शादी नहीं करूंगी और मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में रहूंगी, तो मतलब वो तो एक बड़ा टैबू बन जाता है। अच्छा, बाय द वे, जो ब्रह्मवादिनी है उनके लिए ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं था कि उनको शादी नहीं करनी है, आप शादी करें, आप तब भी अगर ब्रह्मवादिनी आप बनना चाहती हैं तो आप बन सकती हैं, यू कैन परसू। ठीक है ना, और अगर आपको शादी नहीं करनी है और आपको पढ़ाई करते रहना है तब भी वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। जैसे एक एग्जाम्पल ब्रह्मवादिनी का बड़ा फेमस है, वो है मैत्री। हालांकि मैत्री जी का जो किस्सा है वो बृहद अरण्यका उपनिषद के समय का है, जो कि ऋग्वेदिक टाइम्स के थोड़ा बाद में आता है। पर क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेदिक टाइम्स वर लाइक गोल्डन एरा, और उसके बाद धीरे धीरे कुछ कुछ त्रुटियां आई, तो अगर कुछ बहुत ही शानदार चीजें अगर बाद वाले समय में भी हैं तो हम ऐसा कहीं ना कहीं एक इन्फेरेंस हम लेके आ सकते हैं कि ऋग्वेदिक टाइम्स में वो चीजें अच्छी होंगी। मैत्री जी की बात करने से पहले हम बात करेंगे उनके हस्बैंड की, जो कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे, जिनका नाम है यजनवाल्क्य। तो यजनवाल्क्य जी हैं, उनको मतलब ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही ज्यादा नॉलेज थी। और एक किंग होते थे जनक, एक राजा होते थे जनक, कहाँ के, विदेहा के। विदेहा मतलब मिथिला जो क्षेत्र है वहां पे। आज के समय पे अगर हम देखें तो उसका कुछ पार्ट, कुछ भाग जो है वो बिहार में पड़ेगा, और कुछ पार्ट जो है वो नेपाल में पड़ेगा, बल्कि जनकपुरा या कुछ इस प्रकार से एक शहर भी है नेपाल में। ठीक है, तो वो उनको कहा जाता है कि ही वाज अ पैटर्न ऑफ फिलोसोफर, उनको फिलोसोफर किंग बोला जाता है। उनको बोला जाता है कि जो भी व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति है तो वो उसको जो है मतलब सपोर्ट करते थे, पैसे से सपोर्ट करना, या कुछ ऐसे कंपटीशन, जैसे बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट होते हैं तो इस प्रकार से जैसे कोई कंपटीशन सा रख देना। तो एक बार उन्होंने ऐसे ही एक बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट आप समझ लिए कि रखा, जहां पे टॉपिक ऑफ डिबेट जो होना था, ठीक है, वो होना था परम सत्य, मतलब कि अल्टीमेट ट्रुथ, मतलब कि ब्राह्मण। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये सिद्ध कर सके कि उसको परम सत्य ब्राह्मण का ज्ञान है। तो यहाँ पे जो है यजनवाल्क्य जी पहुंचे, और ऐसी स्टोरी है कि थोड़ा सा इन्होंने जो है गुरूर दिखाया, थोड़ा सा घमंड दिखाया। और क्योंकि प्राइज मनी क्या था, प्राइज मनी था 1000 गाय। और हम सब जानते हैं कि वैदिक एरा में जो कैटल है, जो गाय है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो एक सोर्स ऑफ वेल्थ है। ठीक है, तो 1000 गाय, जिसके सींगों के अंदर, हर एक गाय के सींग में 10 पदाज होंगे। 10 पदाज की मतलब कि 10 सोने के सिक्के। तो आप समझ लिए कि बाउंटी कितनी बड़ी है। तो खैर, एक एक करके उन्होंने जो है सारे के सारे जितने भी पुरुष जो साधु थे, सेज थे, ऋषि थे, तो उनको जो है परास्त कर दिया। ठीक है, अब लास्ट में आई एक ब्रह्मवादिनी, जिनका नाम है गार्गी।
तो गार्गी ने जो फिर तीर कमान छोड़े अपने प्रश्नों के, तो ऐसे ऐसे शार्प प्रश्न ऐसे पूछे कि उन्होंने बैकफुट पे कर दिया। ठीक है, यजनवाल्क्य जी को बैकफुट पे कर दिया। मतलब एक समय पे तो यजनवाल्क्य जी अपना आपा खो बैठे और कहते कि अगर तुमने और कुछ सवाल पूछे तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। एक ऐसा थ्रेट उन्होंने दिया। खैर उस समय पे गार्गी जी ने कहा कि ठीक है, मैं बस अपने 2 और सवाल पूछूंगी। जो उन्होंने 2 और सवाल पूछे कॉस्मिक ट्रुथ के बारे में, ब्राह्मण के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में। खैर अभी फिलोसॉफिकल बात हम उस तरीके से नहीं कर रहे, तो उन प्रश्नों में ना जाते हुए उन्होंने जवाब दिया यजनवाल्क्य जी ने, और गार्गी जी ने फिर माना कि हाँ, मैं मानती हूँ कि आपको जो है ब्रह्म ज्ञान है, आपको ब्राह्मण का ज्ञान है, आपको परम सत्य का ज्ञान है। तो पर इसमें शानदार चीज क्या है? इसमें शानदार चीज ये है कि यजनवाल्क्य जी को तो ब्रह्म ज्ञान था, परंतु वो व्यक्ति कौन था जिसने उनको बैकफुट पे किया? और वो है गार्गी। ठीक है, सारे के सारे बाकी जो नॉलेजेबल लोग हैं वो सारे के सारे फेल हो गए और गार्गी जी ने उनको बैकफुट पे डाल दिया। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार एक वो है। उपनिषदों में इनका जिक्र है बृहद अरण्यका में। बृहद अरण्यका उपनिषद में एक और स्टोरी है। तो स्टोरी है एक और ब्रह्मवादिनी की, जिनका नाम है मैत्रेयी। तो मैत्रेयी एक ऐसा उदाहरण है जो कि वैवाहिक जीवन में है, परंतु वो अपनी नॉलेज को परसू कर रही है, वो ब्रह्मवादिनी है। और उनके पति हैं जिनकी हम बात कर रहे थे अभी, यजनवाल्क्य। तो अब यजनवाल्क्य जी की 2 धर्मपत्नियां थीं। ठीक है ना। अब उन्होंने सोचा एक समय पे अपनी जिंदगी में कि भाई अब संन्यास जो है लेते हैं, तो जितना भी मेरे पास प्रॉपर्टी है उसका मैं बंटवारा कर देता हूँ दोनों धर्मपत्नियों के बीच में। तो जब उन्होंने ये प्रपोजल रखा तो मैत्रेयी जी, उन्होंने कहा कि आप मुझे एक बात बताइए कि जो मटेरियल वेल्थ है, ये जो धन है, क्या इससे मुझे मोक्ष मिल सकता है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, धन से तो मोक्ष की प्राप्ति मतलब ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं है कि मतलब आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी चीज आपसे क्यों लूं जिससे मैं इमोर्टल नहीं बनूंगी, जिससे मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। अगर मुझे लेना ही है तो मैं आपसे ज्ञान क्यों ना लूं, आपसे मैं विजडम क्यों ना लूं। तो अगर आपको मेरे साथ कुछ शेयर करना है तो आप मेरे साथ ज्ञान शेयर करिए जो आपने अभी तक अर्जित किया है अपनी जिंदगी में। तो जो उनके जो पति हैं वो बड़े खुश हुए और उनके बीच में फिर जो वार्ता हुई, तो उसका विवरण जो है इस उपनिषद में है। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें समझ में आता है कि विमेन ऑफ दैट एरा इज एट दैट लेवल कि मतलब इफ गिवन अ चॉइस बिटवीन मटेरियल वेल्थ एंड विजडम, दे आर चूजिंग विजडम, राइट। आज के टाइम पे तो प्रॉपर्टी के ऊपर कितने झगड़े हो जाते हैं। ठीक है ना, आज के टाइम पे तो कोई नहीं छोड़ेगा। याद है ना वो 1000 गायें, सोचो कितनी वेल्थ होगी यजनवाल्क्य जी के पास। वो उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, तो उन्होंने नहीं लिया हिस्सा, उन्होंने विजडम ली। ठीक है, जिससे वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। फिर एक और इसमें डायलॉग है इन दोनों का ही, मैत्रेयी जी का और यजनवाल्क्य जी का, जो कि है अबाउट कि भाई प्यार और आत्मा, मतलब प्यार के ऊपर डिस्कशन है। तो यजनवाल्क्य उसमें कहते हैं कि जब हम कभी भी किसी से प्यार करते हैं ना, तो हम उससे प्यार नहीं कर रहे होते, हम अपने आप से प्यार कर रहे होते हैं। एक पिता अपने पुत्र से इसलिए प्यार करता है क्योंकि वो अपने आप से प्यार करता है। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से प्यार करता है क्योंकि वो अपने आप से प्यार करता है। तो जो कनेक्शन हमारी आत्मा महसूस करती है दूसरे व्यक्ति की आत्मा से, वो जो एहसास हम महसूस करते हैं उसको हम प्यार कहते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा मतलब एक डिस्कशन है। ठीक है ना, क्योंकि हम सारे के सारे उस एक आत्मा का ही एक अंश है, तो वो क्लोजनेस है। तो इस टाइप की मतलब उसके अंदर बहुत शानदार जो है ना, बहुत डीप फिलोसॉफिकल टाइप की बातें हैं। और वो कौन कर रहा है? महिला कर रही है। तो हमें क्या पता चलता है कि वैदिक सोसाइटी में जो सुप्रीम नॉलेज है, जो आध्यात्म है, तो वो इजीली मतलब अवेलेबल है। अगर उसको कोई परसू करना चाहता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर हम आगे चलें, तो जैसे मैंने आपकी बात करी थी ऋषिकाओं की, तो अब ऋषिकाओं पे आते हैं। तो एक ऋषिका के बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिनका नाम है वाक अम्बरिनी, अहम ब्रह्मस्मि, शक्ति कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपको याद होगा। दूसरी जो है उनका नाम है लोपमुद्रा। तो लोपमुद्रा का जो वो है सिचुएशन ये है कि वो धर्मपत्नी है अगस्त्य ऋषि की, और जो वेदों में जिक्र है उनके बारे में, वो एक बेसिकली एथिकल डिलेमा आप उसको कह लीजिए, या फिर एक डिस्कशन डायलॉग कह लीजिए बिटवीन 2 थिंग्स। वो 2 चीजें क्या है? एक तो गृहस्थाश्रम
ठीक है, और दूसरा जो है संन्यास। तो इन दोनों के बीच में किस प्रकार से जो द्वंद्व है उसको सुलझाया जाए, और ये कौन डिस्कस कर रहा है? ये पति और पत्नी, ठीक है, मतलब एक दंपत्ति, ठीक है, वो आपस में डिस्कस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या पता चलता है कि एक परसूट ऑफ नॉलेज, परसूट ऑफ आध्यात्म है वैदिक समाज में, परंतु कैसे वो बैलेंस लेके आया जाए, ठीक है ना, बिटवीन आध्यात्म और जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके बीच में। तो और उसमें बिल्कुल सहभागी माना गया है जो धर्म पत्नी है उनको। अगली जो ऋषिका है जिनका जिक्र आता है उनका नाम है विश्ववरा। विश्ववरा एक फीमेल पंडित है, मतलब कि प्रीस्टेस है, और विवरण है कि किस प्रकार से वो जो है यज्ञ को लीड कर रही हैं, ठीक है। तो उस तरीके से अगर हमें देखा जाए कि अगर रिलीजन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था, रिचुअल्स अगर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते थे, तो उसमें ठीक ठाक अथॉरिटी जो है वो महिला मतलब कि जो पंडित है, मतलब प्रीस्टेस कह लीजिए, उनके पास मतलब वो होती थी। तो वहां पे भी कोई भेदभाव नहीं है। आगे अगर बात करें तो दो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे जो ऋषिका है उनको जो है स्किन डिजीज है, ठीक है, और एक है उसके अंदर अपाला और दूसरी है उनके अंदर घोषा। तो जो अपाला है उनको स्किन डिजीज है, बचपन में बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही ज्ञानी थी, पर उनको मतलब स्किन डिजीज हुई। तो जब उनकी शादी हुई तो उसके बाद उसमें थोड़ी सी समस्या आई, क्योंकि डिलेमा हो रहा है कि आगे कैसे हो। कुछ ऐसा भी था कि शायद से आगे फैमिली बढ़ नहीं सकती, बच्चे नहीं हो सकते। तो विवरण है कि किस प्रकार से उन्होंने जो है सोमा लीव्स, मतलब ठीक है, तो उनका जो है उन्होंने पान किया, उनको उन्होंने च्यू किया, चबाया उसको, और उन्होंने इंद्र जी की आराधना करी। और उसके बाद जो है इंद्र जी ने उनको जो है वरदान दिया, उनको जो है क्योर मिला उस चीज़ का, और उनकी फिर लाइफ मतलब आगे बढ़ी। और जो सोमा लीव्स हैं ये मतलब इनका थोड़ा सा एक इसको एक प्रीस्टली एक्ट बोला जाता है, मतलब थोड़ा सा मतलब शायद से मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि जो ये सोम रस है इसकी जो रेसिपी मतलब गुम हो चुकी है नहीं, मतलब कुछ स्पेशल टाइप का एक चीज़ होता था, ठीक है। अगली जो है वो घोषा है। घोषा को भी स्किन डिजीज है, कुछ लोग कहते हैं कि शायद से लेप्रोसी, जिसकी वजह से उनकी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई तो अपने पिता के घर पे रह रही है, परंतु वो सोशल आउटकास्ट नहीं बनी। इनफैक्ट वो हिम्स लिख रही हैं, क्योंकि हम ऋषिकास की बात कर रहे हैं, तो ये सब लोग हिम्स लिख रहे हैं। जो 1028 हिम्स हैं उनमें से 30 जो हिम्स हैं वो ऋषिकाओं ने लिखे हैं ऋग्वेद में। तो इससे हमें समाज के बारे में ये पता चलता है कि अगर किसी व्यक्ति को फिजिकल डिसेबिलिटी है तो वो इंटेलेक्चुअल आउटकास्ट, सोशल आउटकास्ट नहीं है। मतलब वो तब भी इतना परम ज्ञानी हो सकता है कि वो नॉलेज का स्रोत बन सकता है पूरे के पूरे समाज के लिए, है। तो मतलब ये तो दिस इज लाइक रियली अमेजिंग, मतलब कितनी इगैलिटेरियन सोसाइटी है, कितना मतलब एक तरीके से कहते हैं कि जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो अर्ली वैदिक पीरियड के चैंपियन रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि गो बैक टू वेदास, गो बैक टू गोल्डन पास्ट। तो ऋग्वेद के बारे में पढ़ के चीज ज्ञात मालूम होती है कि उसके अंदर सत्य है, ठीक है। तो ऐसा, तो बाकी घोषा ने फिर आराधना करी, प्रार्थना करी अश्विन से। अश्विन थे एक तरीके से जो मतलब मेडिसिन की फील्ड में जिनको बहुत ही ज़्यादा महारत हासिल है। उनके बाद उसके बाद उनका क्योर भी हुआ और उनकी फिर वापस मतलब उनकी फिर शादी भी हुई। तो इससे हमें एक ऐसा समाज पता चलता है जो कि अगर कोई भी व्यक्ति दिव्यांग है, अगर कोई भी व्यक्ति को कोई डिजीज है, तो उसको एज अ आउटकास्ट नहीं देखना है, उसको अगर परसू करना अपना पढ़ाई, इनफैक्ट इट कैन मतलब शी कैन रीच द लेवल ऑफ ऋषिका। अच्छा, और एक और बात बता दूं, ऋषि और ऋषिका जो है वो राइटर नहीं है ऋग्वेद में। ऋषि और ऋषिका ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जो परम ज्ञान है उसकी प्राप्ति है, ठीक है। तो इस चीज को, दोनों चीजों को आप लिंक करें, और उसके बाद रीइंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी, ठीक है, आप वापस से सोशल लाइफ में आ रहे हैं क्योर होने के बाद। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीज है। आगे अगर बात करें, क्योंकि हम ये सब पढ़ाई वगैरह की बात कर रहे हैं, तो ऐसा वर्णन आता है ऋग्वेद में, एक शब्द है उपाध्याय। तो उपाध्यायनी वो तो हुआ एक अध्यापक की धर्मपत्नी, पर उपाध्याय मतलब खुद ही स्वयं ही वे एक अध्यापिका है। तो इसका मतलब कि जो टीचिंग प्रोफेशन है वो एंड नॉलेज के बारे में ही है सारी की सारी वैदिक सोसाइटी, तो काफ़ी हद तक, ठीक है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट उसका। तो एक तरीके से टीचिंग प्रोफेशन जो है वो इजीली अवेलेबल है।
ठीक है, टू द फीमेल्स, तो विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी अमेजिंग, ठीक है, कि दे आर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द इकोनॉमी, कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू नॉलेज, तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है। आगे अगर हम बात करें तो आगे हम बात कर सकते हैं कि भाई उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या था, ठीक है। तो कुछ जो है सभाएं हैं, कुछ समिति हैं, कुछ विदत हैं, क्या ट्राइबल असेंबलीज हैं। तो इसमें सबसे पहले आती है विदत। विदत ओल्डेस्ट असेंबली हम कह सकते हैं, जहाँ पे जितने भी लोग हैं ट्राइब के, सब लोग मिलते हैं, और उसमें महिलाएं जो हैं एक उत्सुकता के साथ उसका मेंबर हैं, वो उसकी भागीदारी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बस उनको ऑब्जर्वर स्टेटस है, घूंघट मार के वो बैठी हुई हैं, बस सुन रही हैं, और जो पुरुष हैं वो सब डिसीजंस ले रहे हैं, नहीं, वो एक इक्वल स्टेक होल्डर है। तो ऋग्वेदिक सोसाइटी कितनी डेमोक्रेटिक थी। हम आज कहते हैं 2023 में हम लेके आए हैं रिजर्वेशन, हमको रिजर्वेशन लेके आना पड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक तरीके से उतनी भागीदारी महिलाओं की नहीं हो पाई हमारी पॉलिटिकल सेटअप में, ठीक है। बट जो सबसे पुरानी असेंबली थी वहां पे थी, ठीक है। फिर आगे एक आती है जिसको हम बोलते हैं सभा। सभा के अंदर जो है विलेज एल्डर्स होते थे, एलीट लोग होते थे, और वो महत्वपूर्ण विषयों में, ज़्यादा महत्वपूर्ण विषयों पे वो डिसीजन लेते थे। तो उसके अंदर है सभावती शब्द का उपयोग किया गया है एक फीमेल मेंबर ऑफ सभा के लिए, और वहां पे भी वो ऑब्जर्वर स्टेटस में नहीं, वो प्रॉपर पार्टिसिपेट कर रही हैं, प्रॉपर वो डिस्कस डिबेट सब कर रही हैं। तो हमको पता चलता है कि उनके पास एक सोशल इन्फ्लुएंस, एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। समाज की जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं, उनमें महिलाओं को अच्छा खासा जो है एक मतलब एक स्पेस मिला हुआ है। हाँ, एक बात है समिति, बट वहां पे डिबेटेबल है। जो समिति है वो बेसिकली चयन करती है राजन का, राजन माने की किंग का, ठीक है। तो वहां पे एक्सप्लिसिटली हमको ये चीज नहीं मतलब दिखती है कि वहां पे जो है फीमेल मेंबर्स हैं, वहां पे महिलाएं जो है वो चयन कर रही है राजा का, ठीक है। तो वो जो हमने विमेन रिजर्वेशन की बात करी थी, तो शायद से उस समय पे भी विमेन रिजर्वेशन चाहिए होगा, पर वहाँ पे डिबेट है एक्चुअली। और जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं क्योंकि बड़ी फ्लूइड सी बाउंड्रीज हैं विदत सभा और समिति के बीच, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है कि जब राजा का चयन होता है तो उसमें जो महिलाएं हैं उनका मतलब रोल नहीं है, ये भी कहना मतलब गलत है। तो उसमें मतलब न्यूट्रल स्टैंड हम लेते हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन तो काफ़ी अच्छी है, ठीक है, चाहे नॉलेज का सेक्टर हो, चाहे आपका पॉलिटिकल इकोनॉमिक और ये सब चीज़ें सेक्टर हो। अगर आगे हम अब चलते हैं तो एक बात आती है कि मतलब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये तो ये मतलब हाँ, विमेन वॉरियर्स, राइट, लेजेंड ऑफ विशपाला। तो विशपाला एक क्वीन वॉरियर है, एक ऐसी शानदार योद्धा जो कि जब जख्मी हो जाती हैं, अपने उनके पैर में चोट लग जाती है, तो पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में अर्लीस्ट रिकॉर्डेड प्रोस्थेटिक सर्जरी कि अश्विन्स जो है वो उनको एक प्रोस्थेटिक लेग लगा के देते हैं, मतलब वो लोहे का बना हुआ पैर, ठीक है। और उसके बाद वो रिटायर्ड हर्ट नहीं हो जाती हैं, उसके बाद वो वापस जो है बैटल में जाती हैं। तो मतलब इससे हमें क्या पता चलता है कि उनकी स्किल कितनी शानदार होगी, उनकी कैपेबिलिटी, मिलिट्री स्किल्स, उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट होगी, कितनी महत्वपूर्ण होगी समाज के लिए, कि उनकी सर्जरी हो रही है और वापस से उनको जो है बैटल फील्ड पे भेजा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हमें पता चलता है कि जो मार्शल स्किल्स हैं दे आर आल्सो अवेलेबल फॉर लर्निंग, फॉर ट्रेनिंग, फॉर दी विमेन, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीज है। ऐसी कहते हैं, एक एग्जांपल है मुदगलनी का। मुदगलनी जो है ये धर्मपत्नी है मुदगल जी की, और एलीट फैमिली से हम कह सकते हैं आती हैं। और वर्णन इस प्रकार से है कि जब मुदगल जी बैटल के अंदर लड़ रहे हैं तो उनका जो रथ है वो मुदगलनी जी चला रही हैं, और विवरण है कि कितनी शानदार उनकी स्किल्स हैं, कितनी शानदार उनकी काबिलियत है, किस तरीके से वो रथ को चलाती हैं, और बड़ा पोएटिक डिस्क्रिप्शन है उनकी सुंदरता का भी और उनकी स्किल का भी, ठीक है। सो ब्यूटी विद ब्रेन्स, राइट, बोथ थिंग्स दे वर अमेजिंगली रिस्पेक्टेड इन द ऋग्वेदिक सोसाइटी। तो ये सब चीजें हैं जो बड़ी शानदार, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अगर हम आगे चलें तो आगे बात अगर देखी जाए, अगर हम सामाजिक चीजों की बात करें, तो उस समय पे पहली बात चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी, जो कि शायद हमने पहले भी जिक्र किया था। इनफैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वयंवर होता था, ठीक है, और कॉन्सेप्ट ऑफ समान होता था, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। और जो है गंधर्व विवाह, ठीक है। तो ये 3-4 कॉन्सेप्ट है, इनको थोड़ा सा देखते हैं। और फिर सती होती थी, नहीं होती थी, फिर नियोग क्या होता था, ये 4-5 चीजें देखनी है विच आर एसोसिएटेड विद मैरिज।
ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहली बात है कि ऋग्वेद अगर हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो कन्या शब्द का जो विवरण है, तो वो एक बच्ची नहीं है। ठीक है, वो एक बच्ची नहीं है, वो एक ऐसी युवती है जिसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो विवाह के तुरंत उपरांत पूरे के पूरे घर का कार्यभार संभाल ले। एंड एक दासी के रूप में नहीं, एक सर्वेंट के रूप में नहीं, उसको बोला गया है सम्राज्ञी, मतलब एक शासक, घर की शासक, जो कि अपने सास, अपने ससुर और बाकी जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, सिस्टर इन लॉ, ननंद वगैरह, इनके ऊपर उसको दर्जा दिया गया है। तो ऑब्वियसली ये कोई बच्ची तो हो नहीं सकती। तो उससे ये सिद्ध होता है कि ये कन्या जो है, ये कोई जो है चाइल्ड मैरिज वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं है। वो एक बच्ची नहीं, वो एक युवती है जिसके पास अच्छी खासी ब्रेन्स है। ठीक है, दूसरी बात जैसे हमने आपको पहले बताई थी कि उपनयन हो सकता है, उसका ब्रह्मचर्य का पालन करना है, फिर जब 15-16 साल के होंगे तब गर्भधन जो सेरेमनी है, मतलब जब प्यूबर्टी आ जाएगी उसके उपरांत जो है आप गृह आश्रम में, विवाह के उपरांत आप मतलब उसमें एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये चीज वेल एस्टैब्लिश है कि चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी। दूसरा स्टेज अगर हम देखते हैं कि अगर बाई चांस अगर वो विडो बन जाती हैं, वो विधवा बन जाती हैं, तो सती नहीं होती थी। अच्छे से विवरण है कि अगर लगाव पति से बहुत ज्यादा है तो हाँ, ऐसा दिखाया गया है कि जो महिला है, जो पत्नी है, वो हस्बैंड की चिता के साथ जाके लेट गई, परंतु तुरंत ही जो उनके घर वाले हैं वो उनको रिक्वेस्ट करते हैं बहुत कमांडिंग तरीके से, दैट यू राइज अप एंड यू कम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, आपको सती बनना नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से सती बेसिकली ऋग्वैदिक समाज में नहीं होती थी, ये हमें पता चल जाता है। ठीक, तीसरी बात अगर आती है वो ये है कि अगर कोई आपको पुत्र या पुत्री नहीं है और आप जो है विधवा हो गई, तो फिर आता है राइट टू नियोग, एक नियोग का अधिकार। नियोग के अधिकार में ये है कि आप विधवा हो गई हैं, परंतु आपको पूरा अधिकार है कि आप एक फैमिली सिस्टम का पार्ट बन सकें। आप राइट टू बी मदर, आप इसको ऐसा भी देख सकते हैं। तो उस केस में जो आपके जो ब्रदर इन लॉ है, मतलब आपके पति के जो भाई हैं, ठीक है, उनके संग आप जो है विवाह जो है रचा सकती हैं, और जो है उनके थ्रू आप कहते हैं मदर बन सकती हैं, एंड यू विल बी पार्ट ऑफ द फैमिली सिस्टम। तो आपको एक राइट टू नॉर्मल लाइफ आगे आप अपना देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम नियोग को एक तरीके से विडोरी मैरिज, ठीक है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने जो है काफ़ी काम किया बाद में, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने काफ़ी काम किया बाद में, तो हम कहीं ना कहीं एसोसिएट कर सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती विडोरी मैरिज के बहुत बड़े चैंपियन थे। ठीक है, एंड ऑब्वियसली उनको वेदों की बहुत ज़्यादा शानदार नॉलेज थी। तो इस तरीके से ऋग्वेद को और ये जो हम नॉलेज वगैरह गेन कर रहे हैं, इसको हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है चीज़ें हैं। उसके अलावा एक लव मैरिज वाला पार्ट, तो समान, मैंने बताया समान क्या है, तो समाना एक बेसिकली एक त्योहार है, एक फेस्टिवल है, जहाँ पे जो युवतियां हैं और जो युवक हैं वो आपस में मिल सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, आपस में कहते हैं कोर्टशिप को इनिशिएट कर सकते हैं, और अगर एक दूसरे के साथ इंटेलेक्चुअल व्यवहारिक कंपैटिबिलिटी लगती है तो एक कल्चर है, कोई समस्या नहीं, आप लव मैरिज कीजिए। तो बहुत ही ओपन सोसाइटी हमको दिखती है। ठीक है, जहाँ पे एक फ्रीडम, ठीक है, जो हमने बात करी थी अदिति की, तो वो फ्रीडम तो फिर हर जगह होनी ही चाहिए ना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है गंधर्व विवाह माने कि लव मैरिज का भी कॉन्सेप्ट उस समय पे होता था। फिर अगर आगे चलें तो चलो शादी हो गई, ठीक है, तो पर अगर कोई शादी ना करना चाहे तो हाँ, बिल्कुल ऋग्वेद में है कि ऐसी युवतियों का जिक्र है जो कि अपने पिता के घर में सारी उम्र जो है रहेंगी, अनमैरिड रहेंगी, और उनको पूरा अधिकार है कि अगर आगे उन्हें नॉलेज का परसूट करना है, अगर उन्हें ब्रह्मवादिनी बनना है तो बन सकती हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो एक और कॉन्सेप्ट आता है पुत्रिका का, कि फर्ज करो कि अगर कोई युवती है, कोई महिला है, और उनको जो है मतलब अपने पति के साथ जो है पुत्र नहीं होता है, बेटी होती है, तो ये बेटी हुई पुत्रिका। तो फ्यूचर में ये जो बेटी है इसको राइट टू इनहेरिटेंस है। ठीक है, और आगे अगर इस पुत्री का कोई पुत्र होता है तो उसके पास अधिकार होगा जो अंतिम संस्कार है अपने नाना जी का, वो करने का, और जो इनहेरिटेंस है वो इस पुत्रिका के थ्रू जो है अपने पुत्रिका के थ्रू उस धेरते मतलब ग्रैंडसन के पास वो इनहेरिटेंस जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक प्रॉपर्टी ओनरशिप में जो विमेन है उनका अच्छा खासा अधिकार है। इनफैक्ट हस्बैंड वाइफ को दंपति कहा जाता है, दंपति का मतलब जॉइंट होल्डर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप एक अर्धांगिनी हैं,
ठीक है। अर्धांगिनी का मतलब कि हाफ ऑफ योर बॉडी। आप एक फिजिकल पार्टनर हैं, आप सहधर्मिणी हैं, मतलब आप यज्ञ अगर कर रहे हैं तो उसमें धर्मपत्नी का होना अनिवार्य है। जो पति है वो बिना धर्मपत्नी के यज्ञ नहीं कर सकता, यज्ञ नहीं कर सकता, ठीक है। तो उनका होना अनिवार्य है। और वो यज्ञ करते समय जो महिला है, जो धर्म पत्नी है, वो ऐसे भी हिम्स का उच्चारण कर सकती हैं जो उन्होंने खुद कंपोज करे हैं, ठीक है। तो टोटल समानता है, ठीक है। तो आप एक फिजिकल पार्टनर हैं एज अ धर्म पत्नी, आप एक मेटाफिजिकल पार्टनर हैं एज पति एंड पत्नी, आप एक इंटेलेक्चुअल पार्टनर हैं, क्योंकि जो याद है हमने कहा था कि आपको अच्छा वर तब मिलेगा जब आप शिक्षित होंगी, तो ऐसा ऋग्वेद में लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो महिलाएं हैं उनको देवी का दर्जा, समाज में उनको जो है हर प्रकार से एक भागीदारी, एक पॉलिटिकल भागीदारी, एक इकोनॉमिक भागीदारी। और अगर कोई युवती, कोई महिला अगर किसी किसी भी समस्या से ग्रस्त हो जाती है, जैसे फिजिकल डिजीज की हमने बात करी, ठीक है, तो मतलब कोई उसमें सोशल आउटकास्टिंग नहीं है। तो क्या शानदार जो है एक ऋग्वेदिक हमारा समाज था। तो इस नोट पे जो है हम इस डिस्कशन को खत्म करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड बाय।